साथियों जय हिंद। जैसा कि आज के इस वीडियो की विषय वस्तु है, साला को प्राप्त होने वाली एकीकृत साला निधि या कंपोजिट स्कूल ग्रांट में से 10% राशि स्वच्छता पर व्यय करना है। साथियों, इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी को मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर लिख कर रखा है और यहीं से हम प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करेंगे। आप यहां पर देख रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र को, और इस पत्र में इस संबंध में जानकारी दी गई है। मैं आपको उस बिंदु को पढ़कर बताता हूं। जैसा कि बताया गया है, साला को प्रदाय अनुदान की कुल राशि में से न्यूनतम यानी कम से कम 10% राशि साला स्वच्छता हेतु साला की साफ सफाई, शौचालय की दैनिक साफ सफाई सामग्री पर व्यय करना अनिवार्य होगा। ठीक है। साथ ही आगे कहा गया है कि इसका हिसाब पृथक से रखा जाएगा। वार्षिक अनुदान की राशि का उपयोग प्राचार्य के कक्ष की सजावट हेतु सामग्री उपकरण हेतु प्रतिबंधित है। यानी प्राचार्य कक्ष या प्रधान पाठक के कक्ष के लिए जो सजावट सामग्री है उसके लिए प्रतिबंधित की गई है। सत्र 2020-21 में कोविड-19 के सावधानी संबंधी दिशा निर्देश अनुसार गतिविधियों का संचालन किया जाना होगा। साथियों, इस वर्ष कोविड-19 की वजह से संक्रमण की स्थिति बनी हुई है और इससे बचाव के उपाय हेतु कंपोजिट ग्रांट में से 10% राशि साला स्वच्छता पर हमको व्यय करना है। और साथियों, जिस तरह से व्यय करना है उस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दिशा निर्देश दिए गए हैं और जो स्वच्छता संबंधित हमको क्रियान्वयन करना है उससे संबंधित यहाँ पर जानकारी मैंने लिखकर रखी है। आपको मैं एक एक पर चर्चा करके बताता हूँ। देखिएगा, स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए अर्थात कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु सावधानी संबंधित विस्तृत सुझावात्मक दिशा निर्देश, यहाँ पर सुझावात्मक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से हमको इस राशि को व्यय करना है और क्या क्या सुरक्षा की दृष्टि से हमको करना है, उस संबंध में सुझावात्मक जानकारी दी गई है। और साथ ही ये सारी जानकारी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र को इस पत्र में दी गई है। ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले क्रम पे हम देखते हैं तो कोविड-19 अंतर्गत साला अधोसंरचना से संबंधित आवश्यक बिंदु यानी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत यहाँ पर 5 बिंदु दिए गए साथियों, और 5 बिंदुओं में हम एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला बिंदु क्या है? स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता एवं संधारण। देखिएगा, स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दी गए हैं, जानकारी दी गई है, उसको सीधे हम पत्र से ही देख लेते हैं। इस बिंदु के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। पहली यह है कि सभी शालाओं में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करें। पेयजल को जमीन से ऊंचे स्थान पर स्वच्छता के साथ भरकर रखें। लंबी डंडी वाला लोटा बच्चों की पहुंच में हो। पेयजल के आसपास एवं टोटी को समय समय पर विसंक्रमित करें। ये पहला बिंदु है, यहाँ पेयजल से संबंधित महत्वपूर्ण बात कही गई है। दूसरा बिंदु इसी के अंतर्गत है कि सभी विद्यार्थियों को घर से अपनी पानी की बोतल लाने को प्रेरित करें। शिक्षकगण पानी की बोतल को स्वच्छ बनाए रखने का प्रशिक्षण सभी विद्यार्थियों को देवें। दूसरे बिंदु में विद्यार्थियों को पानी की बोतल अपने घर से लाएं और उस बोतल को सुरक्षित रखने हेतु प्रशिक्षण देने से संबंधित बात कही गई है। तीसरा बिंदु है कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान विद्यार्थीगण अपनी पानी की बोतल, गिलास, अन्य बर्तन दूसरे विद्यार्थियों के साथ साझा नहीं करें। देखिएगा, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि जो कोविड-19 संक्रमण है इसके दौरान जो विद्यार्थीगण हैं अपनी जो पानी की बोतल है या गिलास है या दूसरे जो पानी पीने के बर्तन हैं वो एक दूसरे से साझा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है। तो ये बातें थी पहले बिंदु के अंतर्गत। तो साथियों, अभी आपने पत्र में देखा स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर जानकारी प्रदान की गई है। दूसरा बिंदु यह है कि शाला के पृथक पृथक शौचालय का संधारण एवं रखरखाव। विद्यालय में जो अलग अलग बालक बालिकाओं के लिए शौचालय है उनका संधारण किस प्रकार से किया जाएगा, रखरखाव किस प्रकार से किया जाएगा, इसके संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। तो देखते हैं पत्र में क्या दिया गया है।
दूसरे बिंदु के अंतर्गत यहाँ पर कुल 6 महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु है कि शाला में उपलब्ध बालक एवं बालिकाओं के शौचालयों को विशेष रूप से स्वच्छता के साथ संधारित किया जावे, उन्हें सदैव क्रियाशील रखते हुए समय समय पर विसंक्रमित किया जावे। यहाँ पर बालक बालिकाओं के द्वारा प्रयोग होने वाले शौचालय की साफ सफाई के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। साथ ही विसंक्रमित करने को कहा गया है। संक्रमण को रोकने के लिए फिनाइल वगैरह या जो भी दवाओं हैं उनका उपयोग करने को कहा गया है। इसी के अंतर्गत दूसरा बिंदु है कि कोविड-19 अंतर्गत यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों द्वारा शाला शौचालय के उपयोग के दौरान भौतिक दूरी पालन अनुशासन के साथ किया जावे। शौचालयों में पर्याप्त मात्रा में सफाई सामग्री, पानी एवं साबुन की उपलब्धता रखें। साथ ही दूसरे बिंदु में यहाँ पर भौतिक दूरी अर्थात कोविड-19 संक्रमण के दौरान भौतिक दूरी बनाए रखने से संबंधित बात बताई गई है। साथ ही जो आवश्यक सुविधाएं हैं पानी साबुन की, उसके बारे में कहा गया है। इस बिंदु के अंतर्गत तीसरा पॉइंट है कि शौचालय के उपयोग के पश्चात प्रत्येक विद्यार्थी या शिक्षक अगले उपयोगकर्ता हेतु शौचालय को स्वच्छ बनाए रखते हुए प्रत्येक उपयोग पश्चात अपने हाथ साबुन से अच्छे से धोएं। देखिएगा, इस बिंदु में कहा गया है कि जो भी शिक्षार्थी है या शिक्षक है वो शौचालय को उपयोग करने के पश्चात उसे स्वच्छ बनाए और साथ में साबुन से हाथ भी धोए। इस दूसरे बिंदु के अंतर्गत चौथा बिंदु है, यहाँ पर देखिएगा, शौचालयों के मूत्रालय इकाई का उपयोग करते हुए विद्यार्थीगण भौतिक दूरी का विशेष रूप से पालन करें। शौचालय में सदैव प्लास्टिक लगी हुई ढक्कन सहित कूड़ेदान होना आवश्यक है। इस कूड़ेदान में उपयोग किए गए वेस्ट सामग्री, उपयोग किए गए मास्क, कपड़ा, विसंक्रमित किए गए पोछा सामान का निस्तारण किया जावे। यहाँ पर जो मूत्रालय में भी भौतिक दूरी का पालन करने को कहा गया। साथ ही कूड़ेदान की व्यवस्था की गई जिससे में कि अनावश्यक वस्तुओं को उसमें डाला जा सके। पांचवा बिंदु है कि शाला के वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थियों को शाला शौचालय का रखरखाव, संधारण एवं अन्य सफाई व्यवस्था निगरानी हेतु बारी बारी से जिम्मेदारी दी जावे। इसमें जो शाला है, शाला के जो सबसे वरिष्ठ कक्षा है उसके विद्यार्थियों को ठीक है साफ सफाई और शौचालय के रखरखाव के लिए बारी बारी से उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। और इस दूसरे बिंदु के अंतर्गत जो छठवां पॉइंट है वो है कि शाला के शौचालयों की नियमित साफ सफाई की व्यवस्था होना आवश्यक है। सफाई कर्मी द्वारा सुरक्षा उपकरण जैसे हैंड ग्लोव्स, मास्क, रबर बूट का उपयोग करना अनिवार्य करें। देखिएगा, शाला की जो शौचालय हैं उनकी नियमित साफ सफाई की व्यवस्था हेतु जो सफाई कर्मी हैं है ना, उसके द्वारा जो सुरक्षा संबंधित जो उपकरण हैं जैसे हैंड ग्लव्स हो गए, मास्क, रबर बूट आदि का उपयोग करना आवश्यक है, यह बताया गया है। तो ये था दूसरे बिंदु के अंतर्गत महत्वपूर्ण 6 पॉइंट। ठीक है, और साथ ही तीसरा बिंदु क्या है, शाला में साबुन हाथ धुलाई की व्यवस्था एवं संधारण। देखिएगा, शाला में जो साबुन से हाथ धोने से संबंधित व्यवस्था और उसका जो संधारण है वो किस तरह से होगा, दिशा निर्देश में दिया गया है। और दिशा निर्देश में जो कुछ भी दिया गया है मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर तीसरे बिंदु के अंतर्गत कुल 5 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है कोविड-19 अंतर्गत शाला समुदाय में उपस्थित सभी के हाथों की स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। देखिएगा, शाला समुदाय में जो भी लोग उपस्थित हैं उन सभी के हाथों की स्वच्छता होना अति आवश्यक है। ठीक है, इसके अंतर्गत दूसरा बिंदु है कि शाला में साबुन से हाथ धोने की इकाई व्यवस्था अति आवश्यक है। विभिन्न अवसरों पर विशेष रूप से भोजन से पहले, शौचालय के उपयोग के पश्चात एवं खांसने एवं छींकने के पश्चात, खराब सतह को छूने के पश्चात, खेलने के पश्चात शाला में साबुन से हाथ धोने की सभी को आदत होना चाहिए। साबुन की उपलब्धता आवश्यकता अनुसार आकस्मिक निधि अर्थात स्कूल कंपोजिट ग्रांट से सुनिश्चित करें। शाला में साबुन बैंक बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जावे। देखिएगा, यहाँ पर हाथ धोने पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही जो साबुन की उपलब्धता है या जो भी सफाई से संबंधित सामग्री है उसकी व्यवस्था आकस्मिक निधि से करने को कहा गया है। साथ ही साबुन बैंक का निर्माण करने के लिए कहा गया है। आशा ये है कि
सभी बच्चे अपने घरों से साबुन ला करके इस विद्यालय में स्टोर कर सकते हैं। इस प्रकार की साबुन बैंक हो जाएगी, सब अपनी अपनी तरफ से साबुन जमा कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तीसरे बिंदु के अंतर्गत तीसरा बिंदु है चाइल्ड कैबिनेट एवं वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थी गण इस कार्य में सहयोग एवं मॉनिटरिंग करेंगे। हाथ धोने की सही विधि का डेमो समय समय पर शिक्षक एवं वरिष्ठ विद्यार्थियों द्वारा किया जावे। यहाँ पर चाइल्ड कैबिनेट यानी बाल कैबिनेट जो है उसके बच्चे, साथ ही जो बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी हैं उनका सहारा मॉनिटरिंग में करेंगे और साथ ही हाथ कैसे धोते हैं उसका डेमो प्रदर्शन भी किया जाएगा। ठीक है, अगला बिंदु है तीसरे बिंदु के अंतर्गत हाथ धोने के विभिन्न चरणों का चित्र पोस्टर उचित स्थान पर अवश्य लगावें। शाला में हाथ धुलाई हेतु पानी एवं यथासंभव तरल साबुन की व्यवस्था इस प्रकार की जावे जिससे बार बार उसे छूना नहीं पड़े। साथियों, यहाँ हाथ धोने से संबंधित जो पोस्टर्स हैं कहना चाहिए, उन पोस्टर्स को उचित स्थान पर लगाना चाहिए जहाँ की बच्चे हाथ धोते हैं। साथ ही साबुन यदि तरल रूप में हो तो साबुन को बार बार छूना ना पड़े, इसे तो तरल साबुन की व्यवस्था हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और इसमें तीसरे पॉइंट का पांचवा बिंदु है कि मध्याह्न भोजन के पहले साबुन से हाथ धोने के दौरान विद्यार्थियों द्वारा भौतिक दूरी का पालन अवश्य किया जावे। सीधी सी बात है यहाँ पर कि मध्याह्न भोजन के पहले जो है साबुन से हाथ धोने चाहिए, है ना, और भौतिक दूरी का पालन करना अति आवश्यक है, अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही अनिवार्य है। तो इस तरह ये 3 बिंदु में कुल 5 पॉइंट थे। तो साथियों, अभी हमने देखा शाला में साबुन से हाथ धुलाई की व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इसके पश्चात देखिएगा चौथे बिंदु में कोविड-19 अंतर्गत शाला संचालन पूर्व विसंक्रमित करना, अर्थात कोविड-19 का जो संक्रमण काल है इसके अंतर्गत ही हमको शाला के संचालन से पहले विद्यालयों को पूर्व से सैनिटाइज करना है, विसंक्रमित करना है, तो उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो देखते हैं हम सीधे आदेश में। चौथे बिंदु के लिए यहाँ पर 2 बातें विशेष तौर से बताई गई हैं। पहला है कि कोविड-19 के अंतर्गत नवीन सत्रारंभ के संचालन के पूर्व सभी शालाओं में पेयजल स्रोत, शौचालयों, हाथ धुलाई का स्थान, कक्षाएं, मध्याह्न भोजन के स्थान एवं संपूर्ण परिसर को विसंक्रमित करें। इस हेतु राशि ₹1000 प्रति शाला अधिकतम कंपोजिट ग्रांट से व्यय कर समस्त शालाओं में विसंक्रमण करवाया जा सकता है। देखिएगा, वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण है, अतः सत्र के प्रारंभ में ही सभी शालाओं में, ठीक है, शौचालय, हाथ धुलाई, स्थान, कक्षाएं, मध्याह्न भोजन, संपूर्ण परिसर को हमको विसंक्रमित करना है ना, सैनिटाइजेशन कर सकते हैं। इस हेतु यहाँ पर राशि की बात कही गई, 1000 की जो राशि है वो कंपोजिट ग्रांट से व्यय की जा सकती है। और इसमें विशेष बात कही गई है दूसरे बिंदु के अंतर्गत कि आपके जिले की किसी शाला या छात्रावास को जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन आइसोलेशन हेतु अधिकृत किया गया है तो शाला प्रारंभ के पूर्व संपूर्ण परिसर जल स्रोतों, शौचालयों एवं साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था को लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के कोविड-19 के अंतर्गत प्रोटोकॉल अनुसार विसंक्रमित करवाएं। तत्पश्चात शाला अपने स्तर से पुनः विसंक्रमित उपरांत ही परिसर को उपयोग में लेवें। साथियों, अपने जिले में जिन शालाओं को या छात्राओं को क्वारंटाइन सेंटर या आइसोलेशन सेंटर के रूप में अधिकृत किया गया था तो उनकी जो है पूर्ण रूप से सुरक्षा आवश्यक है, उसको उपयोग से पहले विसंक्रमित करना आवश्यक है, जो कि इस बिंदु में बताया गया है। ठीक है, तो साथियों इस जानकारी को भी हमने देखा और देखिएगा 5वें बिंदु में क्या कहा गया है कि कोविड-19 अंतर्गत शाला में तरल व ठोस अपशिष्ट का निस्तारण। देखिएगा, शाला में जो निकलने वाले तरल यानी जो गंदा पानी है या जो भी ठोस अपशिष्ट है उसका निस्तारण हम किस प्रकार से करेंगे, उसके संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। यहाँ पर 5वें बिंदु के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। पहला है शाला परिसर, कक्षाओं एवं शौचालय में ढक्कन वाली डस्टबिन रखी जावे। देखिएगा, शाला परिसर में या प्रत्येक कक्षा में ढक्कन वाली डस्टबिन होना आवश्यक है जिसमें कि कचरा वगैरह या अवशिष्ट उसमें डाला जाता है। दूसरा बिंदु है कि प्रतिदिन एकत्रित होने वाला कूड़ा कचरा को सुरक्षित तरीके से ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ठोस अपशिष्ट निपटान से लिंक कर निस्तारित करें। जो प्रतिदिन कचरा
एकत्रित होता है, कूड़ा एकत्रित होता है, उसको ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है ठोस अपशिष्ट के निपटान जो लिंक है कहना चाहिए उससे हमको निस्तारित करवाना है। यानी कुल मिला के जो विद्यालय से निकलने वाला कूड़ा कचरा है उसका सही निपटान होना चाहिए। तीसरा बिंदु है इसके अंतर्गत कि शाला में हाथ धुलाई इकाई व्यवस्था एवं शौचालय एवं मध्याह्न भोजन रसोई से निकलने वाला अपशिष्ट जल का निपटान शोकपृष्ठ ड्रेनेज में किया जावे। ठीक है, यानी जो शौचालय है कहना चाहिए या मध्याह्न भोजन जो रसोई से निकलना जो अपशिष्ट है उसको शोकपीट या अन्य जो ड्रेनेज वगैरह है कहना चाहिए उसमें उसके निपटान की व्यवस्था की जावे। और चौथा बिंदु है इसके अंतर्गत कि माध्यमिक शालाएं, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी शालाओं में किशोरी बालिकाओं द्वारा उपयोग किए गए सैनिटरी उत्पादकों का इंसिनेटर या डीप बरियल पीट में वनिष्ठीकरण किया जावे। देखिएगा जो हाई स्कूल स्तर की शालाएँ हैं या माध्यमिक के शालाएँ जो हैं तो यहाँ बालिकाओं, किशोरी बालिकाओं के द्वारा उपयोग किए गए जो सैनिटरी उत्पाद हैं उनको गहरे गड्ढे में गाड़ने की व्यवस्था की जावे, यह बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो साथियों इस तरह से ये जो पहला बिंदु था कि कोविड-19 अंतर्गत शाला अधोसंरचना में संबंधित आवश्यक बिंदु, इसके अंतर्गत ये 5 बिंदुओं पर अभी हमने चर्चा की। इसके पश्चात यहाँ पर देखिएगा दूसरा बिंदु दिया गया है कि कोविड-19 अंतर्गत स्वच्छता के आवश्यक बिंदु, यानी हाइजीन के लिए स्वच्छता के अंतर्गत यहाँ पर फिर 5 बिंदु दिखाए गए हैं। ठीक है, पहला बिंदु है कि कोविड-19 अंतर्गत शाला में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा श्वसन तंत्र की स्वच्छता। देखिएगा वर्तमान में जो कोविड-19 संक्रमण है ये विशेष तौर से श्वास से संबंधित ही है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि शाला में जो शिक्षक है, विद्यार्थी हैं, तो उनके श्वसन तंत्र से संबंधित स्वच्छता की जानकारी दी गई है। तो इसको भी हम जो दिशा निर्देश बताया गया है उसको देख लेते हैं। इस बिंदु क्रमांक 1 के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला है कि कोविड-19 के संक्रमण काल के दौरान यह आवश्यक है कि सभी विद्यार्थी एवं शिक्षक खांसते एवं छींकते वक्त कोहनी का उपयोग करें। खांसने एवं छींकने के पश्चात साबुन से हाथ धोएं। साथियों निश्चित तौर से खांसना छींकना तो होता ही है और अभी वर्तमान में शीतकाल प्रारंभ हुआ है तो सर्दी या जुकाम की संभावना ज़्यादा हो सकती है, तो खांसते या छींकते समय विशेष तौर से नाक पर कोहनी लगाना आवश्यक है और जब खांसे या छींके तो उसके पश्चात हाथ धोना भी आवश्यक है। दूसरा बिंदु है कि अपने चेहरे पर मुंह एवं नाक को ढकते हुए मास्क या रुमाल या गमछे का उपयोग अवश्य करें। शाला के पूरे कार्य दिवस में इसका उपयोग कर स्वच्छता बनाए रखें। शाला जब प्रारंभ होगी तो हमारे मुंह पर हमें मास्क का प्रयोग करना है या वो नहीं है तो रुमाल या गमछे का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, और इसके अंतर्गत तीसरा बिंदु है कि शिक्षक एवं वरिष्ठ छात्रों द्वारा अन्य विद्यार्थियों को मास्क, रुमाल, गमछे की स्वच्छता के साथ उपयोग करने एवं स्वच्छता से रखरखाव हेतु जानकारी दी जावे। विद्यार्थियों को मास्क की उपलब्धता आकस्मिक निधि यानी स्कूल कंपोजिट ग्रांट से सुनिश्चित की जावे। नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत में कार्यरत स्व सहायता समूह में जो मास्क का उत्पादन एवं वितरण कर रहे हैं उनसे समन्वय कर उपलब्धता सुनिश्चित करें। साथियों यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए मास्क की उपलब्धता के संबंध में जानकारी दी गई है। तो ये पहले बिंदु के अंतर्गत महत्वपूर्ण 3 बातें थी। तो साथियों बिंदु क्रमांक 1 के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने अभी देखी और दूसरा बिंदु दिया गया है कि कोविड-19 अंतर्गत नवीन व्यवहारों को सीखना एवं सभी के द्वारा अनुसरण। देखिएगा कोविड-19 महामारी के अंतर्गत हमको इससे बचने के लिए सुरक्षित उपाय करने होंगे, है ना, नए व्यवहार सीखने होंगे, इससे संबंधित भी हमको दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं तो उनका हमको अनुसरण करना है। तो चलिए देख लेते हैं उन दिशा निर्देशों को। यहाँ पर दूसरे बिंदु के अंतर्गत महत्वपूर्ण 8 बातें बताई गई हैं। पहली बात है कि कोविड-19 संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है, इसलिए खांसते एवं छींकते समय कोहनी का उपयोग करें तथा अनिवार्यतः मास्क को लगाएं। वही बात कही गई कि हमको खांसते या छींकते समय कोहनी लगाना है नाक के ऊपर, नाक और मुंह के ऊपर, और मास्क का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके अंतर्गत अगला बिंदु है कि प्रत्येक 2 से 3 घंटे बाद हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं या हाथ सैनिटाइज करें। देखिएगा हर 2-3 घंटे के अंतराल में हमको साबुन से हाथ धोना चाहिए या हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए।
तीसरा बिंदु है कि सभी विद्यार्थियों द्वारा अनिवार्यतः अपनी पानी की बोतल का उपयोग किया जावे। अपनी वस्तुएं जैसे कापी, किताबें, रबर, पेंसिल, बैग अन्य सहपाठियों के साथ साझा नहीं करें। साथियों, यहाँ पर अपनी सामग्री विद्यार्थियों को स्वयं ही उपयोग करना है, दूसरे से साझा नहीं करना है, यह बात बताई गई है। चौथे बिंदु में कहा गया है कि मध्याह्न भोजन में उपयोग थाली, कटोरी, गिलास को स्वयं धोकर एक स्थान पर रखें। मध्याह्न भोजन की सहायिकाओं द्वारा उन्हें सैनिटाइज किया जावे। देखिएगा, यहाँ पर मध्याह्न भोजन में प्रयोग होने वाली थाली है, गिलास है, इसको धोकर स्वयं रखने को कहा गया है। साथ ही जो सहायिकाएँ हैं, सहायिकाओं के द्वारा उनको सैनिटाइज किया जाएगा। ठीक है। इस दूसरे बिंदु के अंतर्गत पांचवा पॉइंट है कि विशेष ध्यान रखें कि शाला परिसर में कोई इधर उधर थूके नहीं तथा वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थियों चाइल्ड कैबिनेट इसका ध्यान रखें एवं मॉनिटरिंग करें। शाला परिसर में थूकने को मनाही की गई है और इसके लिए जो चाइल्ड कैबिनेट है अर्थात बाल कैबिनेट है, उसको इस बात का ध्यान रखने को कहा गया है, मॉनिटरिंग करने को कहा गया है कि मैदान में कोई थूके ना। ठीक है। अगला बिंदु है कि शाला में विद्यार्थियों के अस्वस्थ होने पर तत्काल पालक एवं स्थानीय स्वास्थ्यकर्ता को सूचित करें एवं शाला में रिकॉर्ड रखें। देखिएगा, शाला में विद्यार्थियों यदि कोई विद्यार्थी अस्वस्थ हो जाता है तो उसकी तत्काल सूचना हमको देना है। ठीक है। और पालक को सूचित करते हुए जो स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उसको सूचित करना है। ठीक है। और इसका फिर हमको शाला में रिकॉर्ड भी रखना है। अगला बिंदु है कि कोविड-19 के अंतर्गत समस्त व्यवहारों एवं अधोसंरचना संबंधित रखरखाव हेतु प्रधान अध्यापक एवं संबंधित मॉनिटर अधिकारी द्वारा शाला शिक्षकों को सतत प्रशिक्षित करें एवं मॉनिटर करें। ठीक है। देखिएगा, यहाँ पर प्रधान पाठक के लिए बात बताई गई है कि प्रधान पाठक एवं संबंधित जो मॉनिटर है वो शाला के शिक्षकों को सतत रूप से उनको प्रशिक्षित करना है एवं मॉनिटर करना है। ठीक है। और अंतिम बिंदु है दूसरे पॉइंट के लिए कि शाला में सावधानियां एवं सुरक्षात्मक उपकरण जैसे हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर, विष संक्रमण सामग्री, साबुन, पानी की व्यवस्था, तरल साबुन, हैंडल ब्रश, वाइपर आदि की उपलब्धता कंपोजिट स्कूल ग्रांट के माध्यम से सुनिश्चित करें। साथियों, जो आवश्यक सामग्री है इनकी जो व्यवस्था है वो कंपोजिट जो ग्रांट है यानी शाला आकस्मिक निधि उससे पूर्ण करने को कहा गया है। ठीक है। तो इस तरह से ये दूसरे बिंदु के अंतर्गत कुल 8 महत्वपूर्ण पॉइंट थे। तो साथियों, अभी हमने जाना नवीन जो व्यवहार है, नई जो जानकारियां उसके बारे में। और तीसरा बिंदु है स्वास्थ्य व सुरक्षा। स्वास्थ्य व सुरक्षा से संबंधित भी हमको महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। तीसरे बिंदु के अंतर्गत यहाँ पर कुल 3 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। पहला है कि बच्चों के साथ होने वाली जेंडर आधारित हिंसा यानी यौन शोषण और हिंसा, अंग्रेजी में कहेंगे तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अबूज से बचाव हेतु यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ आधारित जानकारी पर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जावे। साथियों, यौन हिंसा से बचाने के लिए विशेष तौर से शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए इस बिंदु में कहा गया है। और इस तीसरे पॉइंट के अंदर दूसरी बात है कि यह कंटेंट चाइल्ड फ्रेंडली तरीके से शेयर किया जाए जिससे कि ये सभी बच्चे के लिए पूरी तरह सुलभ हो। और तीसरा बिंदु है कि स्कूल में आयरन फोलिक एसिड यानी IFA और WIFS की गोलियों का वितरण सुनिश्चित किया जावे जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये था तीसरा बिंदु और इसके अंतर्गत 3 बातें थी। तो साथियों, अभी हमने देखा स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। इसके पश्चात चौथे बिंदु में दिया गया है कि स्कूल और कक्षा में शारीरिक दूरी बनाए रखना। देखिएगा, हम विद्यालय की बात करें या कक्षा की बात करें, विद्यार्थियों को शिक्षकों को आपस में सामाजिक दूरी बनाए रखना है, इस पर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं। चौथे बिंदु के अंतर्गत यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यहाँ पर 5 बातें बताई गई हैं। जैसा कि दिया गया है कि स्कूल व कक्षा में शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जावे। देखिए, विद्यालय में या कक्षा में हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इसके लिए यहाँ पर 5 बातें बताई गई हैं। पहला बिंदु है कक्षा की बैठक व्यवस्था में 2 छात्रों के बीच 1 मीटर की दूरी रखी जावे, यानी 1 मीटर की दूरी रखना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है छात्रों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए एक कक्षा में लिमिटेड छात्रों को ही रखा जावे।
यानी जो दूरी बनी रहे इस हेतु एक कक्षा में कम से कम विद्यार्थी ही हो। तीसरा है, यदि छात्रों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने में जगह की कमी हो तो एक दिन छोड़कर अल्टरनेट डे कक्षाएं आयोजित करने या पाली में स्कूल खोलने का विचार किया जाए। ठीक है। और चौथा बिंदु है, शाला के कक्षाओं की बैठक व्यवस्था, मध्यांतर की समय सारणी, मध्याह्न भोजन की बैठक व्यवस्था, खेल के समय शाला प्रांगण में घूमना फिरना, लाइब्रेरी का संचालन, पेयजल एवं शौचालय के उपयोग के दौरान एवं साबुन से हाथ धोने के दौरान भौतिक दूरी बनाए रखने आदि हेतु समय सारणी में आवश्यक बदलाव करते हुए विशेष ध्यान दिया जावे। और पांचवा बिंदु है कि शाला में विद्यार्थियों का नियमित आगमन समय पर और भौतिक दूरी बनाए रखें। कुल के हमको यहाँ पर भौतिक दूरी अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग के लिए विशेष जानकारी दी गई है। और साथियों, अंत में आप देखेंगे जो पांचवा बिंदु दिया गया है, छात्र, शिक्षक या अन्य स्कूल स्टाफ के बीमार होने पर की जाने वाली कार्रवाई। यदि विद्यालय में कोई विद्यार्थी या कोई शिक्षक बीमार हो जाए मान लो, तो बीमार होने पर हमको क्या करना होगा, इस हेतु भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। इस बिंदु के अंतर्गत यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। पहला यह है कि राज्य द्वारा निर्धारित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOPs को प्रधान अध्यापक या प्रभारी अध्यापक के साथ शेयर किया जावे। प्रधान अध्यापक राज्य द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। साथियों, यह महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है या जो एकदम सही या मानक प्रक्रिया है उसको प्रधान अध्यापक को या प्रभारी प्रधान अध्यापक के पास शेयर करना है ताकि जो दिशा निर्देश राज्य के द्वारा दिए जाए उनका पालन सुनिश्चित हो सके। दूसरा बिंदु है, छात्र, शिक्षक या अन्य स्कूल स्टाफ में यदि कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं तो फिर उन्हें घर पर रहने और स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी जावे। और तीसरा बिंदु है कि यह बताया जाए कि पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद ही वे स्कूल आएँ। यदि कोई कोविड-19 से संक्रमित हो जाता है तो उन्हें यह बताया जाए कि पूर्ण रूप से ठीक होने के बाद ही वे विद्यालय आए। तो ये 5वें बिंदु के अंतर्गत महत्वपूर्ण 3 बातें थी। तो साथियों, इस तरह से बिंदु क्रमांक 2 के अंतर्गत ये जो 5 बिंदु दिए गए हैं, ठीक है, इन पर हमने अभी चर्चा की। और अब देखते हैं तीसरा बिंदु। तीसरा बिंदु क्या कह रहा है कि कोविड-19 अंतर्गत शैक्षणिक व्यवस्था के आवश्यक बिंदु यानी एकेडमिक्स। देखिएगा, कोविड-19 के अंतर्गत जो शैक्षणिक व्यवस्था के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं और हम प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करते हैं। इसमें देखिएगा, पहला बिंदु है कि विद्यार्थियों को रोचक खेल एवं मनोरंजन से जोड़ना। साथियों, निश्चित ही कोविड-19 की वजह से विद्यार्थियों में, शिक्षकों में तनाव की स्थिति होना स्वाभाविक है। तो इस तनाव की स्थिति को दूर करने के लिए रोचक खेलों का आयोजन या मनोरंजन से जोड़ना आवश्यक है। इस हेतु भी हमको दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। इस बिंदु में कुल महत्वपूर्ण 4 बातें बताई गई हैं। पहला है कि कोविड-19 के दौरान मानसिक तनाव होना स्वाभाविक है। इस समय रोचक एवं मनोरंजक इंडोर गेम्स के माध्यम से विद्यार्थियों को जोड़कर मानसिक संबल प्रदान करें। साथियों, कोविड-19 की वजह से निश्चित तौर से विद्यार्थियों में मानसिक तनाव होना स्वाभाविक है। तो इस तनाव को दूर करने के लिए हम इंडोर गेम्स का आयोजन कर सकते हैं, है ना, या किसी भी तरह से हम ऐसी गतिविधियां कर सकते हैं जिससे कि बच्चों का मानसिक तनाव कम हो, जिससे कि उनको मानसिक बल प्राप्त हो सके। दूसरा बिंदु है कि विभाग के द्वारा निर्देशानुसार जिले के जन शिक्षक या शिक्षक के माध्यम से व्हाट्सएप तथा अन्य डिजिटल माध्यम से पाठ्य सामग्री प्रेषित की गई है, जिसके माध्यम से बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित की जावे। देखिएगा, शिक्षकों या जन शिक्षकों के माध्यम से जो डिजिटल सामग्री प्राप्त हुई है, जैसा कि डिजिटल वीडियोस हैं, है ना, या और भी बहुत सारी सामग्रियां हैं, तो उस सामग्री का प्रयोग सुनिश्चित करवाना है। ठीक है। साथ ही सीएम राइज प्रोग्राम अंतर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण में निर्देशानुसार आवश्यक सहयोग प्रदान करें। सीएम राइज के माध्यम से जो शिक्षक साथी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उसमें भी सहयोग प्रदान करने की बात यहाँ पर कही गई है। पहले बिंदु के अंतर्गत तीसरा बिंदु है, शाला के उपकरण खेल सामग्री को उपयोग पश्चात भी संक्रमित करने के पश्चात ही पुनः उपयोग में लाया जावे।
शाला में जो भी सामग्री है, उदाहरण के लिए जैसे विज्ञान के अंतर्गत हम बात करें तो लैब में जो भी सामग्री है या खेल उपकरणों की बात करें तो यदि उसका उपयोग किया जाता है तो जब हम दूसरी बार उपयोग करें तो दूसरी बार उपयोग करने से पहले उसे सैनिटाइज अवश्य कर ले, यानी बीज संक्रमित अवश्य कर लिया जावे। चौथा बिंदु है कि ध्यान रखें कि कोविड-19 दौरान पूर्व संक्रमित छात्र या उनके परिवारजनों के साथ शाला में कोई मजाक या अशिष्टता नहीं करे। हो सकता है कि कोई विद्यार्थी कोविड संक्रमित रहा हो और ठीक हो गया हो, या उसके परिवार के लोग कोविड-19 से संक्रमित हो गए हों और अब ठीक हो गए हों, तो उनके साथ किसी प्रकार की भी अशिष्टता या मजाक नहीं करना है, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। तो ये पहले पॉइंट के अंतर्गत महत्वपूर्ण बातें थी। तो साथियों, अभी आपने देखा कि तनाव को रोकने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अब बिंदु क्रमांक 3 के अंतर्गत ही दूसरा बिंदु दिया गया है कि बैक टू स्कूल कम्युनिकेशन कैंपेन। देखिएगा, स्कूल वापसी के लिए हम लोगों से बातचीत करें, एक अभियान चलाएं, इस संबंध में भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। दूसरे बिंदु के अंतर्गत यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। पहला यह है कि बच्चे स्कूल की शिक्षा जारी रख सकें, इसके लिए बैक टू स्कूल कम्युनिकेशन कैंपेन संचालित किया जावे। देखिएगा, बच्चों की जो शिक्षा है वो स्कूल में जारी रह सके, इसके लिए हमको स्कूल वापसी का जो अभियान है, ठीक है, उस पर वार्तालाप जारी रखना है, एक अभियान चलाना है। ठीक। दूसरा पॉइंट है कि कोविड-19 से बच्चों में जो डर या भय और चिंता है उसको दूर करने के लिए और बच्चों को नियमित स्कूल आने और पढ़ाई जारी रखने के लिए बैक टू स्कूल कम्युनिकेशन कैंपेन किया जावे। ऊपर जो बात कही गई वही बात यहाँ भी बताई गई है। तीसरा है, बैक टू स्कूल कैंपेन में शाला प्रबंधन समितियों, बाल संरक्षण समिति, पंचायत राज संस्थाओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और किशोर समूहों को शामिल कर उनका सहयोग लिया जावे। यह अभियान चलाने के लिए, अर्थात स्कूल वापसी का अभियान चलाने के लिए हमको जहाँ, जैसा कि हम बताया गया है ना, बाल संरक्षण समितियाँ, पंचायत राज संस्थाएं, जनप्रतिनिधि, इनका सहयोग लेना है। और चौथा बिंदु है कि स्कूल में बच्चे नियमित उपस्थिति हो, इसके लिए प्रयास किया जावे। बच्चे नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित हो, इसके लिए हमको नियमित प्रयास करना है। तो इस तरह ये दूसरे बिंदु के अंतर्गत महत्वपूर्ण 4 बातें बताई गई हैं। इसके पश्चात साथियों, तीसरा बिंदु दिया गया है स्कूल चले हम अभियान। तो स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत हमको कौन कौन सी कार्रवाई करना आवश्यक है, इस संबंध में भी हम दिशा निर्देशों को देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरे बिंदु के अंतर्गत महत्वपूर्ण 4 पॉइंट बताए गए हैं। प्रदेश में आयोजित होने वाले स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियां आयोजित की जानी हैं। पहला है कि स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का अगली कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित किया जावे, यानी हमको जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे विद्यालय में उनको अगली कक्षा में प्रवेश देना या सुनिश्चित कर लेना, हालांकि हम लोगों ने पहले ही सुनिश्चित कर लिया है। दूसरा है, बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए प्रयास की जाएं। तीसरा है, आनंददायी वातावरण में शिक्षा सत्र प्रारंभ किया जाए। और चौथा बिंदु है, इस अभियान में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की जाए। तो इस तरह से इस तीसरे बिंदु के अंतर्गत यहाँ पर 4 बातें बताई गई हैं। और साथियों, अब हम आगे बढ़ें तो जो तीसरे बिंदु के अंतर्गत चौथा पॉइंट जो दिया गया है कि प्रवासी परिवारों के बच्चों एवं आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नामांकन। देखिएगा, कुछ परिवार रोजी रोटी की वजह से पलायन करना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना पड़ता है, तो ऐसे पालकों के बच्चों को भी विद्यालय में हमको नामांकित करना है। ठीक है, या जो ड्रॉप आउट विद्यार्थी हैं, जो शाला त्यागी बच्चे हैं, उन बच्चों का भी नामांकन हमको करना है। इस संबंध में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। चौथे बिंदु के अंतर्गत यहाँ कुल 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रवासी परिवारों के बच्चों का स्कूल में नामांकन हो, जो बाहर कमाने खाने के लिए जाते हैं, ऐसे पालकों के बच्चों का स्कूल में नामांकन निर्धारित करना है। दूसरा है, इन बच्चों को किसी दस्तावेज के अभाव में स्कूल में नामांकन से वंचित न रखा जावे। प्रवासी जो पालक हैं उनके बच्चों के पास यदि कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनको नामांकन से वंचित नहीं रखना है, उनको प्रवेश दे देना है। अगला है, सर्वे में जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल पाए जाते हैं उनका नामांकन सुनिश्चित किया जावे। इससे इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि वंचित समुदाय के बच्चों का नामांकन सुनिश्चित हो।
जब हमने सर्वे किया होगा तो उस समय निश्चित ही कुछ बच्चे शाला त्यागी होंगे। उन शाला त्यागी बच्चों को भी हमको नामांकित करना है, उनका नामांकन सुनिश्चित करना है। तो इस तरह चौथे बिंदु में महत्वपूर्ण 3 बातें बताई गई हैं। 5वां बिंदु दिया गया साथियों कि सीखने पर फोकस। हमको विद्यार्थियों का सीखने पर फोकस करना है। इससे संबंधित भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, जानकारी दी गई है, इसको भी हम देख लेते हैं। साथियों, बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया के इस 5वें बिंदु में महत्वपूर्ण 6 बातें बताई गई हैं। देखिएगा, यहाँ पर बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाए। पहला है, कोविड-19 बीमारी के कारण बच्चों में लर्निंग लॉस को रिकवर करने के लिए शिक्षकों के द्वारा बैकअप कार्यक्रम के रूप में प्रयास किया जाए। देखिएगा, कोविड-19 बीमारी की वजह से हमारे विद्यालय बंद रहे हैं और निश्चित ही बच्चों का लर्निंग लॉस हुआ है, यानी बच्चों का जो सीखने की कमी आई है, मतलब बच्चों ने जो कुछ सीखा है वो भूल चुके हैं। तो उसको रिकवर करने के लिए हमको पुनः बैकअप कार्यक्रम चलाना है, अर्थात फिर से उसका पुनरावलोकन करना है जो कुछ हमने पहले पढ़ाया है। दूसरा बिंदु है कि बच्चों की लर्निंग रिकवरी में आवश्यक सपोर्ट करने के लिए प्रशिक्षकों की क्षमता वृद्धि की जाए। देखिएगा, इस रिकवरी को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की जो क्षमता है उसमें वृद्धि करने की बात कही गई है। तीसरा बिंदु है कि स्कूल खुलने के बाद छात्रों के सीखने के स्तर का आकलन कर उसके अनुसार उनके शिक्षण की व्यवस्था की जाए। इस बिंदु में कहा गया है कि जब स्कूल खुल जाएं तब हमें विद्यार्थियों का आकलन करना है, उनके सीखने की योग्यता परखना है और उसको परखने के पश्चात हमको वहीं से उनका अध्यापन प्रारंभ करना है जहां से वे भूल चुके हैं। ठीक है, अगला बिंदु है इसमें शिक्षकों द्वारा बच्चों की सामाजिक या भावनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी मदद की जाए जिससे वे तनाव मुक्त होकर शिक्षा ग्रहण कर सके। देखिएगा, बच्चों की जो सामाजिक या भावनात्मक आवश्यकताएं हैं, जैसा बच्चे सोचते हैं, जैसी उनकी परिस्थितियां हैं, उसके आधार पर हम बच्चों को तनाव मुक्त करके ही शिक्षा प्रदान करें। अगला बिंदु है कि स्कूल पुनः प्रारंभ होने के बाद भी ब्लेंडेड मॉडल यानी मिश्रित मॉडल शिक्षण पद्धति को अपनाया जाए जिसमें कि क्लासरूम लर्निंग एवं सेल्फ डिस्टेंस लर्निंग दोनों का उपयोग लिया जाए। जब विद्यालय पुनः प्रारंभ हो जाए तो मिश्रित जो शिक्षण पद्धति है उसका पालन करना है, उसको अपनाना है, कई तरह से हमको समझाना है, बच्चों को पढ़ाना है। और क्लासरूम लर्निंग अर्थात कक्षा में सिखाने की और सेल्फ यानी स्वयं सीखने की, डिस्टेंस लर्निंग, इन सब का उपयोग हमको अध्यापन में लाना है। और अंतिम बिंदु है इसमें कि अति आवश्यक परीक्षा मूल्यांकन को छोड़कर अन्य मूल्यांकन परीक्षाओं को स्थगित किया जाए। देखिएगा, जो परीक्षाएं बहुत ही अनिवार्य और आवश्यक ही हैं, ठीक है, उनको ही आयोजित किया जाए, बाकी अन्य परीक्षाओं को छोड़ दिया जाए, उनको आयोजित न किया जाए, स्थगित कर दिया जाए। तो इस तरह से बिंदु क्रमांक 5 के लिए यहाँ पर 6 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। और साथियों, 6वां बिंदु क्या दिया गया है तीसरे बिंदु के अंतर्गत कि पालकों या अभिभावकों को जागरूक बनाना। आवश्यक है कि कोविड-19 की परिस्थितियों में पालकों और अभिभावकों को जागरूक बनाना अति अनिवार्य है। इस संबंध में भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। पालकों और अभिभावकों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण 3 बिंदु बताए गए हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कोविड-19 बीमारी से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पालकों या अभिभावकों के सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हें निम्न बिंदुओं के प्रति जागरूक बनाया जाए। तो जागरूक कैसे बनाएंगे, उसके लिए पहला पॉइंट दिया गया है कि शैक्षणिक गतिविधियों के लिए रिमोट लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग के बारे में अवगत कराया जाए एवं बच्चों को घर में रिमोट लर्निंग से जुड़ी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इन्हें दूरवर्ती शिक्षा जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह है, इससे संबंधित जानकारियाँ हमको पालकों को बताना है, समझाना है कि किस प्रकार से बच्चों का अध्यापन हो सकता है और बच्चों के लिए सुविधा जुटाने के लिए, सुविधा प्रदान करने के लिए उनको हमको प्रोत्साहित करना है। दूसरा बिंदु है शिक्षण पद्धति की इस नई व्यवस्था में अभिभावक पालक की बच्चों के शिक्षण में सहभागिता किस प्रकार प्राप्त होगी, इसके बारे में उन्हें जागरूक बनाया जाए जिससे वे बच्चों को आवश्यक सुविधाएं जैसे मोबाइल आदि का उपयोग करने और उनसे जुड़ने में सहयोग करें।
ठीक है। दूसरे बिंदु में शिक्षण पद्धति की जो नई व्यवस्था है इसमें अभिभावक है या जो पालक है उसमें उनकी जो सहभागिता किस प्रकार सुनिश्चित हो सकती है, इस हेतु उन्हें जागरूक करना है। साथ ही मोबाइल वगैरह का बच्चों से उपयोग कराने से संबंधित जानकारी हमको उन पालकों को देना है। तीसरा बिंदु है स्कूल शिक्षण के बाद बच्चों द्वारा घर में पढ़ाई किया जाना उनके सीखने के लिए आवश्यक है, अतः इसके महत्व के बारे में अभिभावकों पालकों को बताया जावे और समझाया जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये बिंदु क्रमांक 6 के अंतर्गत महत्वपूर्ण बातें थी। तो साथियों, इस तरह से बिंदु क्रमांक 3 के अंतर्गत महत्वपूर्ण 6 बिंदु पर हमने चर्चा की। अब हम बिंदु क्रमांक 4 को देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कोविड-19 अंतर्गत शिक्षा, संचार एवं जानकारी। साथियों, इसके अंतर्गत यहाँ पर महत्वपूर्ण आप देखेंगे दो बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु यह है कि कोविड-19 अंतर्गत शाला परिसर में विशेष संदेशों एवं पोस्टरों का उपयोग। देखिएगा, कोविड-19 के प्रति जागरूकता के लिए आवश्यक है कि जो शाला परिसर है उसमें पोस्टर लगाए जाए, है ना, विशेष संदेशों को लिखा जाए, है ना, इनका उपयोग किया जाए। साथ ही स्कूल पुनः शुरू होने पर संवाद और समन्वय को स्थापित करें। तो इस संबंध में भी हमको दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। तो हम देख लेते हैं जो आदेश दिया गया है उसमें क्या जानकारी दी गई है। कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ पर पहले बिंदु में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। देखिएगा, यहाँ पर पहली बात क्या है कि कोविड-19 अंतर्गत शाला में हाथों की स्वच्छता हेतु साबुन से हाथ धोने के स्टेप्स का पोस्टर, भौतिक दूरी बनाए रखने हेतु निर्देश, शौचालय के रखरखाव हेतु निर्देश, खांसते एवं छींकते वक्त कोहनी के उपयोग करने का संदेश, सुरक्षित पेयजल एवं परिसर में थूकने पर प्रतिबंध के संदेश लगाए जाएं। आकस्मिक निधि स्कूल कंपोजिट ग्रांट से सुनिश्चित किया जावे, यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। दूसरा पॉइंट यह है कि शाला के प्रधान अध्यापक शिक्षकों को कोविड-19 अंतर्गत समाचार, शाला एवं जिला प्रशासन के निर्देशों की जानकारी सदैव अद्यतन रखी जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले बिंदु के अंतर्गत यहाँ 2 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। तो साथियों, इस तरह से बिंदु क्रमांक 4 के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण जानकारी भी हमने देखी। अब देख लेते हैं बिंदु क्रमांक 5। बिंदु क्रमांक 5 में क्या दिया गया है। तो साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं बिंदु क्रमांक 5 के अंतर्गत जो पहली जानकारी वो है कि शाला अधोसंरचना अंतर्गत कोविड-19 के आवश्यक बिंदु। ठीक है, इसके बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। साथियों, यहाँ पर बिंदु क्रमांक 1 और 2 के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिंदु क्रमांक 1 के लिए, बिंदु क्रमांक 1 में दर्शाए शाला अधोसंरचना से संबंधित आवश्यक बिंदुओं का पालन शाला आकस्मिक निधि यानी स्कूल कंपोजिट ग्रांट से सुनिश्चित करें। और वहीं पर जो दूसरा बिंदु है उसमें कहा गया है कि बिंदु क्रमांक 2 में दर्शाए अनुसार स्वच्छता यानी हाइजीन के आवश्यक बिंदुओं का पालन शाला आकस्मिक निधि स्कूल कंपोजिट ग्रांट से सुनिश्चित करें। तो इस तरह बिंदु क्रमांक 1 और 2 की महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। तीसरा बिंदु है आवश्यक सुरक्षा के अंतर्गत शिक्षकों का प्रशिक्षण। यानी देखो, सुरक्षा के लिए आवश्यक यह है कि शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, शिक्षकों को जानकारी हो। इस हेतु भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान किए गए, उनको भी हम देख लेते हैं। साथियों, यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी आप देख रहे हैं, पहले क्रम पे है कोविड-19 बीमारी से उत्पन्न संकट और तनाव प्रबंधन के लिए शिक्षकों, प्रधान अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाए। ठीक है, दूसरे क्रम में कहा गया है कि इस प्रशिक्षण में निम्न बिंदुओं को समावेश किया जावे। पहला है कि कोविड-19 के विभिन्न पहलुओं के बारे में अवगत करवाया जाना। दूसरा है स्कूल बंद होने की स्थिति में छात्रों को तनाव से मुक्ति पाने के लिए साइको सोशल सपोर्ट यानी साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जावे, यानी मानसिक सहयोग प्रदान किया जावे। तीसरा है सी, बच्चों में तनाव की स्थिति को पहचान पाना और उनको बुनियादी काउंसलिंग दे पाना, इससे संबंधित जो है प्रशिक्षण प्रदान करने की बात कही गई है। आगे कहा गया है कि कोविड-19 बीमारी से संबंधित छात्रों के प्रश्नों और शंकाओं को हल करने से जुड़े बिंदु। और साथ ही चौथे बिंदु के अंतर्गत यहाँ पर दिया गया है कि शालाओं का संरक्षित संचालन। देखिएगा, शालाओं का यदि हमको संचालन करना है तो सुरक्षित संचालन आवश्यक है। इस संबंध में भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं।
चौथे बिंदु में यहाँ पर महत्वपूर्ण 3 बातें बताई गई हैं कि कोविड-19 शाला सुरक्षा अंतर्गत शालाओं को फिर से खोलने के लिए प्रभावी चरणवार योजना बनाई जाए। ठीक है, शालाओं में बचाव एवं सुरक्षा के आयामों को चिन्हित करना, अधोसंरचना में आवश्यक सुधार तथा सामग्री उपलब्धता सुनिश्चित करना। दूसरा बिंदु है जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयक यह सुनिश्चित करे कि स्कूल के प्रधान अध्यापक, प्रभारी अध्यापक, छात्र, शिक्षकों और स्वयं के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखें और आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण करवाएं। यहाँ पर सम्मानीय जिला स्तर के अधिकारियों के लिए यहाँ पर जानकारी दी गई है। अगला है कि शाला सुरक्षा अंतर्गत बाल यौन उत्पीड़न, हिंसा, बदमाशियों पर अंकुश, चिढ़ाना आदि पर जानकारी देते हुए शाला शिक्षक एवं बाल कैबिनेट का अभिमुखीकरण करें। तो साथियों, इस तरह बिंदु क्रमांक 4 के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। तो साथियों, अभी हमने शालाओं के संरक्षित संचालन के संदर्भ में दिशा निर्देश प्राप्त किया और 5वें बिंदु में दिया गया है कि कोविड-19 अंतर्गत शाला सुरक्षा एवं प्लान एवं समय सारणी में आवश्यक बदलाव। देखिएगा, कोविड-19 के अंतर्गत हमको शाला की सुरक्षा और सही योजना बनाना है, समय सारणी तैयार करना है, तो इसमें जो बदलाव हो सकते हैं उसके संदर्भ में भी दिशा निर्देश हमको प्रदान किए गए हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। 5वें बिंदु के अंतर्गत आप देखेंगे यहाँ पर शाला प्रबंधन समिति की सहभागिता से शाला की समय सारणी की उपस्थिति एवं अवकाश प्रावधान में आवश्यक बदलाव करते हुए शाला की छात्र संख्या अनुसार तथा उपलब्ध कक्षाओं में जगह के अनुपात में विद्यार्थियों को भौतिक दूरी बनाए रखते हुए शाला संचालन किया जावे। ठीक है, यहाँ पर भौतिक दूरी यानी वही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। दूसरा बिंदु है शालाओं में मध्याह्न भोजन, टेस्ट परीक्षाओं की समय सारणी में आवश्यक बदलाव करें, मध्याह्न भोजन वितरण में भौतिक दूरी का पालन करें, यानी सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित महत्वपूर्ण बात बताई गई है। तीसरा बिंदु है शाला में प्रतिदिन इकट्ठे हुए ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान जिम्मेदारी के साथ करें। शाला के उपकरण, टाटपट्टी, मैट्स एवं अन्य उपकरणों को प्रतिदिन विसंक्रमित यानी सैनिटाइज अवश्य कर उपयोग में लावे। तो इस तरह बिंदु क्रमांक 5 के अंतर्गत यहाँ पर 3 बातें बताई गई हैं। और साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं अंतिम बिंदु 6वां कि शाला सुरक्षा अंतर्गत बजटीय प्रावधान। साथियों, शाला की सुरक्षा के संबंध में बजटीय प्रावधान के संदर्भ में भी दिशा निर्देश प्रदान किए गए, उनको भी हम बहुत शीघ्रता के साथ में देख लेते हैं। और बिंदु क्रमांक 6 में यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं कि शाला सुरक्षा अंतर्गत प्रावधानित राशि का उपयोग कर शिक्षकों एवं शाला में शिक्षकों के माध्यम से बाल कैबिनेट का प्रशिक्षण संपादित किया जावे। बाल कैबिनेट का प्रशिक्षण संपादित करने के लिए कहा गया है। और दूसरा बिंदु है प्रशिक्षण सामग्री सॉफ्ट कॉपी में पेन ड्राइव के माध्यम से उपलब्ध की जावे तथा अन्य प्रशिक्षण व्यय आकस्मिक निधि यानी स्कूल कंपोजिट ग्रांट से सुनिश्चित करें। तो साथियों, इस तरह से बिंदु क्रमांक 6 में यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातें बजटीय प्रावधान के अंतर्गत बताई गई हैं। तो साथियों, इस तरह से इस कालखंड में मैंने आपको कोविड-19 के संदर्भ में महत्वपूर्ण सुरक्षा और जो एकीकृत शाला निधि है इससे 10% राशि किस तरह से खर्च करना है इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं ये जानकारी निश्चित ही आपको उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।